अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जब भी सर्दियों की सुबह की बात आती है तो यकीन जानिए चाय जो है वो आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि ठठराती सर्दी जो है उसमें ये मौसम का मिजाज होता है कि आप गर्मा गर्म चाय हाथ में लिए मौसम को एंजॉय करें। तो जनाब, आज हमने भी स्टूडियो में आते सबसे पहले चाय का एहतमाम किया, और जब चाय की बात आए वहां पे नेस्ले एवरीडे ना हो तो ये चाय के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जैसे ही नेस्ले एवरीडे चाय के अंदर ऐड की जाती है तो इसका बदलता हुआ टेक्सचर, इसका उठता हुआ अरोमा और इसकी रंगत जो है वो इसके मजे को दोबाला कर देती है। तो लज्जत से भरपूर चाय पीने के लिए अगर आपको मेरी तरह इंतखाब करना हो तो नेस्ले एवरीडे का करें, क्योंकि जैसे ही कावा तैयार होता है और इसमें नेस्ले एवरीडे ऐड की जाती है और इसके पहले सिप से ही आपका मूड खुशगवार हो जाता है। क्योंकि हमारे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि टी लवर्स होते हैं और चाय के शुदाई होते हैं, इश्क होती है, मोहब्बत होती है चाय उनकी। तो इश्क और मोहब्बत को की पासदारी के लिए अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी लज्जत से फायदा उठाए तो उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा नेस्ले एवरीडे का। तो आज मैं भी नेस्ले एवरीडे के साथ अपने दिन की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि दिन की शुरुआत करनी हो तो नेस्ले एवरीडे की चाय से बेहतर कोई चीज नहीं। तो मैं भी चाहता था कि आज नेस्ले एवरीडे बनाई जाए, इसलिए मैं किचन में मौजूद हूं। चाय आज तैयार की जाएगी। पानी जनाब मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ये बॉयल होगा इसमें हम पत्ती ऐड करेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। जैसे ही रंगत उसकी हल्की हल्की काली होना शुरू हो जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग कहवा बन जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले एवरीडे। और नेस्ले एवरीडे ऐड करने के बाद मैं भी चाय पीऊंगा और हमारे साथ आज जो मेहमान होंगे वो भी चाय पियेंगे। तो जनाब, आग को थोड़ा बढ़ाते हैं और गर्मा गर्म पानी जो है वो तैयार करते हैं। अच्छा, चाय के हवाले से ना बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग आदी होते हैं कि ऑफिस में आके जो है वो चाय पिएं, उससे उनकी थकान उतरती है। कुछ लोगों की कोशिश होती है कि सुबह उठते ही चाय पिएं, उससे क्या होगा कि तमाम तर दिन जो है उनका हशाश पेशाश गुजरता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाने के बाद चाय पीते हैं, उनका कहना ये होता है, मानना भी ये होता है कि उनका खाना जो हजम होता है ना वो चाय के साथ ही होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रात को जाके सोते वक्त चाय पीते हैं और उनका ये कहना होता है कि जनाब चाय के बिना नींद ही नहीं आती। तो इन तमाम चीजों में चाय बनाते हुए जब नेस्ले एवरीडे ऐड कर दिया जाता है तो इसका मजा दोबाला हो जाता है। तो जनाब, अब मैं जो है थोड़ी पत्ती इस गर्म पानी के अंदर ऐड करता हूं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, क्योंकि हमारे आज रिपोर्टर फजील हमारे साथ मौजूद होंगे। तो फजील ने सुबह सुबह मुझसे फरमाइश की थी, जनाब हनान, अगर आप हमें चाय आज बना के पिलाते हैं ना, तो क्योंकि इसके बाद मॉर्निंग शो के बाद फील्ड में निकलना होता है, उससे थकान जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो हमने फजील के लिए ख़ास तौर पे आज चाय जो है वो बनाई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्ती ऐड कर दी गई है और पत्ती के ऐड करने के बाद भीनी भीनी खुशबू जो है वो स्टूडियो के अंदर फैलना शुरू होगी। कावा तैयार हो रहा है और तकरीबन 30 सेकेंड्स में कावा भी इसका रेडी हो जाएगा। फिर हम दूध ऐड करेंगे, नेस्ले एवरीडे ऐड करेंगे और नेस्ले एवरीडे के ऐड करते ही चाय जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसे कप्स में पोर करने के बाद हम जो गेस्ट होंगे उनको सर्व करेंगे। तो जनाब, चाय जो है टेस्ट बड्स डेवलप करती है। हर एक का अपना मिजाज होता है चाय को बनाने का। कुछ लोग तेज पत्ती वाली यानी स्ट्रॉन्ग टी जो है वो पीना पसंद करते हैं, कुछ हल्की जरा पीना पसंद करते हैं, लाइट सी जिसे दूध पत्ती भी कहा जाता है, और कुछ जो है वो कावा पीना पसंद करते हैं। लेकिन मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो मैंने देखे हैं जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है स्ट्रॉन्ग टी जो है वो पी जाए, क्योंकि काम सारा दिन करना होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। और जब नेस्ले एवरीडे ऐड कर दिया जाए तो एनर्जी के साथ साथ आपको जबरदस्त टेस्ट भी मिलता है। और टेस्ट का अमल दखल कितना होता है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि जुबान पे जब अच्छा टेस्ट लगता है, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स काम करना शुरू करते हैं और ब्रेन को सिग्नल देते हैं जनाब कि आपके मुंह में कोई बहुत खुश जायका चीज आई है। तो उससे आपका मूड खुशगवार हो जाता है। तो मूड जब खुशगवार हो जाता है तो हर चीज अच्छी लगती है। जब हर चीज अच्छी लगती है तो दिन बड़ा जबरदस्त गुजरता है। तो जनाब कावा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें नेस्ले एवरीडे ऐड करेंगे। तो नेस्ले एवरीडे जनाब डालते ही आप देख सकते हैं इसकी रंगत जो है वो तब्दील होना शुरू हो गई है। और जैसे ही इसकी रंगत तब्दील होती है तो उससे क्या होगा कि आपकी चाय बेहतरीन बन जाएगी। और क्योंकि अभी बॉइल्ड भी हो रही है चाय, तो ज़बरदस्त सी चाय जो है वो तैयार हो जाएगी। 30 सेकंड तकरीबन हम इसे देंगे, जिससे जो है वो चाय ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए।
और ख़ास तौर पे मैं आपको एक ख़ास बात नेस्ले एवरीडे की बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो बाज़ार से दूसरे दूध खरीद के लाते हैं और सूखा दूध इसमें ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि चाय के अंदर फुटियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। वार्म वाटर होता है ना, वार्म वाटर के अंदर जब नेस्ले एवरीडे के अलावा कोई आप टी वाइटनर या फिर सूखा दूध डालते हैं, फुटियाँ बनती हैं। वो फुटियाँ क्या करती हैं कि आपके टेस्ट को भी मुतासर करती हैं और ख़ास तौर पे इसके टेक्सचर को। तो जब बंदा सिप लेता है तो वो फुटियाँ भी मुंह में आती हैं और अजीब सा जो है वो माहौल बन जाता है। लेकिन नेस्ले एवरीडे की खास बात यह है कि जैसे ही आप इसे चाय के अंदर ऐड करेंगे, कहवे के अंदर ऐड करेंगे, तो इसकी फुटियाँ नहीं बनती बल्कि मुकम्मल तौर पे सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। और जैसा कि आप कैमरामैन अगर मेरा दिखाता चले, आप देख सकते हैं चाय जो है वो भरपूर तरीके से बन जाती, फुटियाँ नहीं इसमें किसी किस्म की बनती। और इसकी महक, इसका अरोमा जो है वो हमारे पूरे स्टूडियो में फैल रहा है। और अभी मैं चाहूँगा कि इससे 20 सेकंड के लिए मिनिमम जो है वो गर्म कर लिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो कलर से मुझे लग रहा है कि हमारी चाय जो है वो तैयार है। कैमरामैन हसन काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हसन मैं आपको चाय नहीं दूंगा क्योंकि आज हमारे साथ फजील मौजूद हैं, तो फजील को चाय जो है वो सर्व की जाएगी। तो जनाब हमारी चाय जो है वो आज की रेडी हो चुकी है और कप्स के अंदर इसे पोर करते हैं और इसकी महक बता रही है कि काफ़ी ज़बरदस्त बनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चाय पीने की तलब हो, आप कप्स के अंदर इनको पोर कर सकते हैं। और पोर करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, क्योंकि गर्मा गर्म, अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको गर्मा गर्म चाय यानी पैन से उतरती ही चाय उनको पसंद होती है और इसके अलावा वो चाय नहीं पीते। और फजील को कैसी चाय पसंद है ये तो अब उन्हीं से जानेंगे। लेकिन चाय जनाब नेस्ले एवरीडे की तैयार हो चुकी है और अब मैं ये लेके हमारे जो आज के गेस्ट हैं फजील, उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। फजील हमारे जी सीनियर रिपोर्टर हैं और ट्रेडर्स की बीट को डील करते हैं। फजील देख लो, आज तुम्हारे लिए चाय जो है मैंने तैयार कर ली है, ज्यादा वाली तुम्हें दे रहा हूँ, कम मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है। तो जनाब फजील हमारे साथ आज मौजूद होंगे और फजील के साथ गुफ्तगू की जाएगी शहर के ताजरों के हवाले से। तजारती सूरत हाल हमारे शहर की किस तरफ जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे फजील के साथ। पहले तो फजील वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। चाय आपके लिए बनाई है और भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है स्टूडियो में और ऊपर से गर्मा गर्म चाय। हाय हाय हाय, क्या कहेंगे नेस्ले एवरीडे। देखें हनान, चाय एक ऐसी चीज़ है जो सुबह सुबह आपको एक्टिव कर देती है। आप नाश्ते के बाद चाय मैं ज़रूर लेता हूँ रोज़ाना। अभी नाश्ता करके आऊँ तो चाय 2 घूंट चाहे लेने हों, वो लेने ताकि आप एक्टिव हो जाएं। बाहर आपने आना जाना, दिमाग खुल जाता है आपका। लेकिन अभी जो आपने बनाई है चाय नेस्ले एवरीडे की, ये अब चेक करता हूँ कैसी आपके हाथ अच्छा, का टेस्ट नेस्ले एवरीडे की ना एक खास बात है, इसमें जो टेस्ट बनता है ना वो किसी और चाय में मिलता नहीं है। तो इस वजह से ना मेरी हालांकि आदत नहीं है चाय पीना, लेकिन अब बनती चली जा रही है क्योंकि मैं बनाना भी सीख गया हूँ और इसके साथ साथ सर्व करना भी सीख गया हूँ और पीने की भी आदत जो है वो बनती चली जा रही है। बल्कि मुझे तो बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टा पे टेक्स्ट भी आते हैं, जनाब हमें कब चाय बना के पिलाएंगे। तो चाय जो है वो जिसको बनानी आती है और अच्छी बनानी आती है उसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है। अभी आपने जो बनाई है ये भी चेक करते हैं कैसी है, फिर रोजाना आपको तकलीफ दिया करेंगे। चलें जी, आप भी पिए चाय और इसके बाद मैं भी टेस्ट करूंगा। मैंने तो थोड़ी सी टेस्ट की थी वहां पे, मुझे तो काफी ये कमाल है आपके हाथ का जायका और फिर एवरीडे कमाल हो क्या बात है जनाब फजील का, ये मुझे वाकई बहुत पसंद आई। बहुत ज्यादा अच्छी बनी है ना। देख लें, बस ये मेरा कमाल है और साथ में इस कमाल का ज्यादा कमाल जो है वो नेस्ले एवरीडे का है, क्योंकि टेस्ट जो डेवलप होता है ना उससे, उसकी क्या ही बात है जनाब। तो आगे बढ़ते हैं जनाब फजील। अच्छा ये बताएं कि शहर में इंक्रोचमेंट की अभी क्या सूरत हाल है। इंक्रोचमेंट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कोविड के डेज में काफी कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अब ताजर दोबारा से शुरू हो गए हैं वो काम करना। देखें जब कोरोना वायरस आया था तो बाज़ारों के बाहर गेट्स लगाए गए थे कि ट्रैफिक को रोका जाएगा, लोडर रिक्शे अंदर नहीं जाएंगे। वो गेट आपके सामने हैं, टूट चुके हैं सारे, खुद उखाड़ दिए गए हैं। मुहर्रम के दौरान कुछ गेट्स जो हैं वो उतारे गए थे, उसके बाद सारे वो वैसे ही हैं। अब इंक्रोचमेंट की सूरत हाल ये है कि 8 बाज़ारों के गोल्स में आप चले जाएँ, बाज़ारों में चले जाएँ, वो पार्किंग के मसाइल, साथ में ट्रैफिक के मसाइल। पिछले दिनों में जो नए CTO आए हैं शहजादा उमर, उन्होंने विज़िट भी किया था घंटाघर का और ताजरों से मुलाकात भी की। उन्होंने यकीन दहानी करवाई ताजरों को कि जी आपके जो मसाइल हैं वो तमाम हल होंगे।
लेकिन अब देखें ये बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर 8 बाज़ारों का, पार्किंग का और दूसरा जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसका। उसकी वजह से ना सिर्फ आम शहरी परेशान हैं, बल्कि जो ताजर तबका है वो भी यही चाहते हैं कि इस पार्किंग को उठा के कहीं बाहर रखा जाए, प्लाजे बनाए जाएं, लेकिन अभी तक तो कोई सूरत हाल ऐसी अच्छा, नज़र नहीं आ रही। ये जो कचहरी बाजार में झैल घर है, ताजर तो ये कह रहे हैं कि झैल घर की जगह अगर इनको दे दी जाती है तो इनकी कोशिश होगी कि अपने पैसे लगा के जो है उस पर प्लाजा तमीर करवाएं। ये क्या चक्कर है? इसके बावजूद भी इंतजामिया इनिशिएटिव नहीं ले रही इस सवाल। ये देखें, वो तो कहते हैं कि जो भी बाहर बनाना है अपने प्लाजा, हर बाजार के बाहर ताजर जहां तक भी साथ की जरूरत होगी इंतजामिया को, वो फजील देंगे करोड़ों साथ। रुपए लगेंगे ना इस पे, और वो करोड़ों रुपए लगाने को तैयार है, सिर्फ जगह नहीं है उनके पास। जगह भी है। वो ताजर ये कह रहे हैं, बाजारों के जो सदर सेक्रेटरीज, जो तंजीमें दो बड़ी हैं, सुप्रीम अंजमन ताजरान हो गई, अंजमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड हो गई, वो ये कहते हैं कि जी जगह भी है, निशानदही की जा चुकी है। आपको पता होगा ये जो उधर कोतवाली थाना के साथ स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके साथ प्लाजा बन रहा था, वो बनते बनते रुक गया। आप देख लें, वहीं पे काम खड़ा है। पार्किंग के इतने मसाइल हैं, इसके बावजूद इंतजामिया या फिर दूसरे अच्छा, ये काम कभी ना पता नहीं चलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तब भी MPMN इनिशिएटिव नहीं ले रहे, और नून लीग के दौर में भी नहीं दिया उन्होंने। असल में मुझे जो लगता है वो चाहते ही नहीं कि ये मसले हल हों, या तो फिर जो ताजर तबके का वोट है वो इस बिना पे लिया जाता है कि हम ये काम आपके करवा देंगे, और सबसे बड़ा मसला ही वो वहाँ पे पार्किंग का है। हाँ, वो उनको गोली दे दी जाती है, बात बिल्कुल ठीक, उनको गोली दे दी जाती है कि हमारी हुकूमत आएगी, हम ये काम करेंगे, हम ये करेंगे, वो उसी चक्कर में वोट मिल जाते हैं। मुझे तो ये लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ तो मटेरियल चाहिए ना उनको हर दफा सियासत चमकाने के लिए। तो सियासत चमकाने के लिए जब इलेक्शंस की बारी आती है, वो मुतालबात रखेंगे पास। मुतालबात वो इस तरह के रखते हैं जिससे वो कहते हैं कि जनाब हम पूरे करेंगे, पहले वालों ने नहीं किए, तो उससे फिर वोट बैंक उनका इंक्रीज होता है। अच्छा, ये कोई 3 माह पहले PTI के MPA हैं शकील शाहिद, वो मियां फरूख हबीब जो MNA हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं रेलवे के, फरूख हबीब आ रहे हैं आज। उन्होंने घंटाघर में ताजरों से मुलाकात की, और ताजरों ने सबसे बड़ा मसला ही यही रखा कि जी हमें पार्किंग का बड़ा मसला है, हमें ट्रैफिक का बड़ा मसला है। उन्होंने कहा जी ये हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्द इसको हल करवाएंगे। ये देख ले, 3 माह गुजर चुके हैं, कोई उसके दोबारा बात ही नहीं हुई। वैसे फरूख हबीब आ रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट में आज, उनसे मैं इस हवाले से जरूर सवाल करूंगा और पूछूंगा कि आखिर तरजीहात क्या है। ठीक है, आप वफाक की सियासत करें, वहाँ पे जो सियासी माहौल अपने हल्के को भी देखें ना। हाँ। अपने शहर को देखें। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है पार्लियामेंट में, तो आप कम से कम अपने शहर की बात तो करें ना। अच्छा, वैसे ये बड़ा सिस्टम है कि फिर सोशल मीडिया जो है ना वो बड़ा काम खराब करता है, और हद तक कमेज चीज़ें जो है वहाँ पे लगा दी जाती हैं। जैसे कुछ पार्लिमानी लोग हैं, उनकी तस्वीर भी अवेजा की गई गटरों के ऊपर, उसको फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, और वो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने फिर शेयर्स पे शेयर्स और लाइक्स पे लाइक्स कि जनाब हमने आपको वोट दिया है, आप क्यों नहीं काम कर रहे। अच्छा, ज्यादा यहाँ पे जो वाइब्रेंट हुए हैं ना लोग, वो लोग हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, बिल्कुल वो ज्यादा गुस्से में। अच्छा, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, हर किसी की अपनी इज्जत होती है। बिल्कुल, खास तौर पे वो उन्होंने ऐवानों में जाके बैठना है, उनकी कोई इज्जत है, लेकिन लोग तंग आ चुके हैं। बात ये है कि लोग तंग आ चुके हैं, और कोई हरबा नहीं रहा उनके पास। आप ये कह सकते हैं कि जब उनकी बात सुननी नहीं किसी ने, तो अक के किसी ने फिर ऐसे ही काम करने हैं। और उसके बाद देखें, फिर जब वो तस्वीरें लगी हैं गटरों पे, फिर वहाँ पे MNA MPs जाके विजिट भी हुए हैं, और उन्होंने कहा जी ये मसले हल करें। खुदारा आप पहले ही कर लें ये काम, अपनी इज्जत गंवा के जो काम करना है वो पहले बंदा कर ले। तो वैसे भी हमारे तो फिर लोग ऐसे ही है ना कि उनको जब कोई नहीं सुनता तो वो फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालते हैं, ठीक है ना। और फिर टेढ़ी उंगली जब करते हैं, उससे फिर लोगों को जो है वो गुस्सा भी आता है कि जनाब ये कौन सा तरीका इन्होंने अपनाया बात मनवाने का। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो लोग आपके वोट से सिलेक्ट होके इलेक्ट होके ऊपर आए हैं, तो लेकिन ये है कि लोग फिर तंग आ जाते हैं। वही बात है कि वो जब नहीं कोई सुनता तो वो फिर दूसरे तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा, ताजरों की क्या सूरत हाल है? बड़ा ताजर तो एक्सपोर्टर तो अभी काफ़ी खुश है क्योंकि एक्सपोर्ट्स बड़ी बेहतरीन जा रही हैं। छोटे ताजरों के क्या मसाइल हैं जो अभी हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। उतनी देर ब्रेक में मैं पीऊँगा नेस्ले एवरीडे। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब नेस्ले एवरीडे की चाय से मैं पूरा लुत्फानंदोज हो रहा हूं और साथ साथ सेगमेंट भी परफॉर्म कर रहा हूं। तो जनाब फजील हमारे साथ मौजूद है। फजील से ताजरों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं आज का सवाल आपके पेश नज़र करता चलूँ। जनाब, जो खवातीन ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जीतना चाहती हैं और जो मर्द हज़रात बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वॉचर जीतना चाहते हैं, उनके लिए आज का सवाल पेश है। बागे जना का दूसरा नाम क्या है? फैसलाबाद पर जो सरीना रोड पे मौजूद है बागे जना, इसका दूसरा नाम क्या है? मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं कि बागे जना का दूसरा नाम क्या है। इसके लिए आपको फोन उठाना होगा, टेक्स्ट राइट करना होगा और उस नंबर पे सेंड करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले जो खवातीन और मर्द हजरात हैं, उन्हें ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वॉचेस जो है वो फराम किए जाएंगे। तो बिना किसी देर के आप मोबाइल उठाएं, टेक्स्ट टाइप करें और उस नंबर पे सेंड कर दें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मेरा ख्याल है आज मौसम के ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए फजील, क्योंकि बहुत सारे शहरी हैं जो कि दर्जा रात कम और ज़्यादा होने की वजह से बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि धुंध भी आजकल काफ़ी पड़ रही है। रात के औकात में कभी हो जाती है और कभी अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, फिर कभी मोटरवे को बंद कर दिया जाता है। तो धुंध के अंदर वैसे भी आम लोगों को आम सफ़र से ज़रा गुरेज करना चाहिए। एक्सीडेंट की जो मामला हैं और वारदातों के भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो घरों पे बैठें जनाब, धुंध के अंदर बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी जब तक कोई काम ना हो। तो आज फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कैसा रहेगा आज का मौसम? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त ठंडा और सर्द है। फैसलाबाद के गिद्दनवा में धुंध का राज भी बरकरार है, जबकि अंदरूनी शहर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अगरचे धूप भी निकली हुई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 94% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश बरसने का इम्कान नहीं है, जबकि मौसम ऐसे ही मजीद सर्द और खुश्क होगा। जी चलें जी, मौसम तो सर्द और खुश्क रहेगा। बहुत शुक्रिया शायदा, आप अपडेट कर रही थी, लेकिन बारिश के फजील अभी कोई चांसेस नहीं है शहर में। और जब तक बारिश नहीं होगी, खुश्क सर्दी जो है वो जाने का नाम नहीं लेगी। गले के इन्फेक्शन, चेस्ट के इन्फेक्शन, ऊपर से कोरोना वायरस की सेकेंड लेयर। हम तो दुआ करते हैं जनाब कि अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से हमारे जो लोग हैं इनको बीमारियों से बचाए और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस जो फैल रहा है इसको ख़त्म करे। वैक्सीन तो अब कहा जा रहा है ये कि आ गई है, लेकिन अभी देखना यह कि इसकी मैस प्रोडक्शन कब तक पूरी होगी, लोगों तक, आम आवाम तक कब पहुंचाया जाएगा इसे। तो ये खैर सवाल है। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे छोटे ताजर हैं उनके हवाले से मैं ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहा था आपके साथ। मुझे ये बताएं कि छोटा ताजर इस वक्त खुश है, क्योंकि बड़े ताजर तो एक्सपोर्टर्स काफ़ी खुश हैं, उनको काफ़ी मराहत भी मिली हैं, बहुत सारी टैक्स रिलैक्सेशन और दीगर चीज़ों से उनको नवाजा गया है। छोटे ताजर के लिए क्या किया गया है, उनके लिए कोई चीज़ें बताएं। अच्छा, छोटे ताजर का हनान, सबसे पहले तो जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है पावर लूम, उसके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलानात तो किए गए हैं, लेकिन उसका जो बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन नहीं एक तो जारी हुआ। दूसरा ये कि जो अगर मार्केटों के अंदर आप आ जाएं, सबसे ज़्यादा फैसलाबाद तो टेक्सटाइल के हवाले से ही जाना जाता है ना। तो लोकल इंडस्ट्री से ही कपड़ा पैदा होने के बाद मार्केटों में आता है, जो आम शहरी या हम आप पहनते हैं। तो उसकी जब पैदावारी लागत बढ़ती है तो वो आम जो शहरी हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद से तजावज़ कर जाता है वैसे ही। और ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है, जब लोग नहीं जाएंगे मार्केटों में, उनके कारोबार नहीं चलेंगे। अभी जो आप जिस मर्जी मार्केट में चले जाएं, लोग आपको यही कहेंगे कि जी कोई ग्राहक नहीं है मार्केट के अंदर, खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही। अच्छा, जब सर्दी आती है तो वो गर्म कपड़ा लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन महंगाई ये का सीजन्स होते हैं। हाँ जी, सीजन्स ठंडे पड़े हैं तो आम दिनों में क्या हाल होगा? क्या हाल होगा आप देखें कि आप महंगाई का आप देख लें कि लोग अपने घर का चूल्हा चलाएं या फिर अपने जिस्म के लिए कपड़ा खरीदें। वो तो लोगों ने फिर यही कहना है ना कि जो पुराने पड़े हैं वही पहन लेते हैं, कम से कम जिंदा रहने के लिए कोई चीज़ तो खाए ना। वो लोग जो कारोबारी तबका है वो यही वो कह रहे हैं कि जी अब पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, बिजली के बिल नहीं लोगों से दिए जा रहे। जब
पेट्रोल और बिजली और गैस महंगे होते हैं, तो उसकी वजह से ख़ास तौर पर जो ये कपड़े की पैदावारी लागत है वो बढ़ जाती है। प्रोसेसिंग यूनिट्स, गैस का लोड शेडिंग, फिर हर चीज़ गैस की लोड शेडिंग से करती है। प्रोसेसिंग यूनिट्स बड़े मुतासर हो रहे हैं। और जब प्रोसेसिंग यूनिट में चीजें ही नहीं बनेगी, बाजार में नहीं आएगा, रैक्स खाली रहेंगे, तो बाहर हाँ। होगा भी तो क्या करेंगे वो? अच्छा, वो अगर चलकर पैदा होकर आगे आ भी जाएंगे बनकर कपड़े, तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है। अभी कल एक कपड़े के ही ताजर थे, वो बता रहे थे कि गर्म कपड़े की कीमत 35 से 40% बढ़ चुकी है। और पिछले सालों की निस्बत या पिछले सीज़न की निस्बत इस साल में कपड़े की जो ख़रीदारी है वो बिल्कुल ख़त्म है। लोग नहीं आ रहे मार्केटों में। अच्छा, इसमें इस सूरत-ए-हाल में, इस सिचुएशन में ख़ास तौर पे फ़ज़ील, एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की जाती है, वो ये होती है कि माफियाज़ जन्म लेते हैं। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, वो फिर माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, मनमानी कीमत के ऊपर फिर रिलीज़ करते हैं, रेट्स को बढ़ाया जाता है। जो बिग टाइकून्स होते हैं, वो आपस में मिलके कोई ना कोई स्ट्रैटेजी इस हवाले से बना लेते हैं। और कारखाना बाज़ार, जो हमारी एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, वहाँ पे भी हर शाम रेट निकलता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी वो फिर बनाते होंगे। इस हवाले से भी थोड़ा-सा बताएँ ना। ये देखें, जो आपने यार्न का जिक्र किया ना, सूतर मंडी का, लोग जो फैक्ट्रियों वाले या मिलों वाले हैं वो यही कह रहे हैं, या पावर लूम सेक्टर वाले, उन्होंने ये कहा है कि जी जो इस साल हमारी कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है, वो उसकी वजह से एक तो, और दूसरी जो बात थी वो ये लोग थे जो जिन्होंने धागे की कीमत को बढ़ाना चाहा है। वो स्टॉक करते हैं अपने पास, मार्केट के अंदर निकलने नहीं देते उन चीज़ों को, धागे को, फिर उसकी कीमत मनमानी वसूल करते हैं। बार बार उनकी जानिब से ये मुतालबात किए गए, ख़ास तौर पर जो पावर लूम सेक्टर है, कि हमने कपड़ा बना के आप अपनी आम आवाम के लिए सस्ता कपड़ा बना के देना होता है मार्केटों में। हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए कि ये जो ख़ास तौर पे सूतर मंडी वाले या मिलों वाले जो धागा जिनसे हम लेते हैं, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए। लेकिन उसका भी कोई नहीं हुआ। फिर हमारी कॉटन की जो इंपोर्ट है वो कारोबारी तबके की जानिब से करनी शुरू कर दी गई। उस पे हुकूमत ने अच्छा फ़ैसला किया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि उसकी जो टैक्सेस थे वो 5% कम कर दिए उसको, तो वो काफ़ी हद तक बेहतरी उसमें आई है। लेकिन चीज़ ये है कि एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारे अपने मुल्क में कपास की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा, आप ये देखें कि 50 लाख के करीब बेल्स हैं जो कम हुई हैं। उसकी बड़ी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कपास की जगह पे गन्ना उगाया गया है, और जो एग्री टास्क फोर्स बनाई गई इस हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत में, वो एग्री टास्क फोर्स कर क्या रही थी? वो लोगों को क्या बता रही थी कि आप कपास छोड़ दें, गन्ना उगाएं। और ये भी उनको पता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की, वो 65% अपना किरदार अदा करती है हमारी मईशत को मजबूत करने के लिए। कपास और जो है, कपास अगर हम अपने मुल्क में पैदा करेंगे तो फिर ही उससे आगे प्रोडक्शन चलेगी ना कपड़े की, फिर ही हम एक्सपोर्ट करेंगे ना दुनिया भर में। तो अच्छा, आप उस चीज़ को ख़त्म करवा रहे हैं, तो फिर हालात आप खुद देख सकते हैं कि किस तरफ जाएंगे। बिल्कुल इन चीज़ों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंतज़ामिया और गवर्नमेंट इसको मिल के कोई ना कोई हल जो है वो निकालेंगी। जिस तरह सियासी गर्मा गर्मी होती है दर्जा रात में, उसी तरह ताजरों की भी सियासत होती है, बहुत सारी तंजीमें हैं इनकी भी। बिल्कुल और होती है। अब तो एक और भी, जैसे सिक्का साहब की एक तंजीम थी, अमीन भट्ट की थी, अब तो वो एक अलाइड ग्रुप भी आ गया है। हाँ जी, अलाइड ग्रुप। काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स बनते चले जा रहे हैं ताजरों के। क्या हर एक को चुदराहट का शौक है, या फिर मुतालबात को पूरे करवाने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक ये तंजीमें बन रही हैं? चक्कर क्या है, इसके पीछे सियासत क्या है? असल में चीज़ ये है कि पहले फैसलाबाद की सिर्फ एक ही तंजीम थी, उसमें सारे मर्ज थे। उसके बाद ये फिर सुप्रीम अंजुमन ताजरान निकल पड़ी, ये इन्होंने अपनी तंजीम बना ली। अभी कुछ देर पहले ये अलाइड ग्रुप मुतहर्रिक हो गया है। चीज़ें उसमें ये हैं कि ठीक है, हर तंजीम के अंदर ताजर ही हैं, उसी घंटा करके या फिर इर्द गिर्द के रज़ाबाद बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे सदर बाज़ार में वो तंजीम है। जलवी मार्केट हो गई, या फिर आप सत्याना रोड पे जा लोगे, मतलब उधर से ही सारे लोग हैं, समनाबाद से हो गए। लेकिन बात उसमें ये है कि चुदराहट क्या करनी, मतलब आपने अपने मुतालबात के लिए आवाज़ उठानी है, उसमें चुदराहट
की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन लेकिन वो कुछ लोग ऐसे भी हैं। फैक्टर्स ये देखने में आया ना कोविड के डेज में, अगर एक तंजीम फैसला करती थी तो दूसरे की कोशिश होती कि ये ना हो, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले वो पूरे हो। असल में वो चीजें ये होती हैं कि हर बंदा चाहता है कि मैं जाना जाऊं, चाहे मैं किसी की बात की नफी करके जाना जाऊं या फिर मैं अपना अलग से कोई फैसला करके, कि मतलब अगर मैं हूं, फर्ज करें मैं कहूंगा कि हनान ने ये बात की है, अच्छा मुझे पता चल गया हनान ने ये कहा, मैं कहूंगा नहीं नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, वो फिर मफाद की लोग बजाय मेरी भी सुनेंगे। जातियात पे ले जाते हैं। हाँ, वो फिर लोग मेरी भी सुनेंगे कि अच्छा वो हनान ने तो ये बात कही थी, ये आप उसको गलत साबित कर रहे हैं, इसकी बात भी सुनते हैं वो, फिर लोग मेरी भी सुनेंगे। वो लोग असल में ये चाहते होते अच्छा, हैं। वो वैसे कोविड के डेज में ना एसी सिटी काफी परेशान हो गए थे, कभी वो सिक्का ग्रुप मिलने आ रहा है, कभी एलाइड ग्रुप मिलने आ रहा है और कभी सुप्रीम अंजुमन वाले मिलने आ रहे हैं। वो कह रहे थे मैं मुतालबात मानूं तो मानूं किसके। और आप ये देखें कि तीनों के बयानिए अलग होते थे, तीनों के बयान अलग, और जब उनको पता चलता था एक ने ये बयान दिया फिर जान के थोड़ा डिफरेंट करते बिल्कुल। थे। हालांकि इनको चाहिए था इस तरह के डेज में इनके सरबराहान खुद से आपस में मिलते और इकट्ठे होके एक बार चले जाते, तय करके इंतजामिया को तमाम मामला। और अभी भी बहुत सारे मामला इसी तरह के, हर एक की कोशिश, नया सीटीओ साहब आते हैं उनसे हर एक की कोशिश होती है अलग से मिला जाए, अलग से मिला ट्रैफिक जाए। के अपने हिसाब से मामला तय करवाए जाए, क्योंकि कुछ पार्किंग यूनियंस के पास भी है ना। अच्छा इस आप हवाले ये से देखें कि मसाइल दोनों या तीनों तंजीमों के वही हैं। वही है, लेकिन अंदाज मुनफरिद है। अब अंदाज मुनफरिद किस तरह से, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शेख मोहम्मद यूसुफ मोती ने, जो कि प्रेसिडेंट है ग्रे क्लॉथ कारखाना बाजार के, और इसके अलावा साबिक सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं एफसीसीआई के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे आप ताजरों के जो मसाइल हैं कारखाना बाजार के, अगर खास तौर पे देखा जाए, पार्किंग का एक मसला वहाँ पे सर फहरिस्त है, ट्रैफिक का निज़ाम वहाँ पे दरम बरम है, वन वे रोड है, आपको बाहर से रेल बाजार वाले थाने वाले साइड से आपको एंटर होना होगा और घंटाघर की तरफ आना होगा, और वापस जाने के लिए आपको रेल बाजार का इंतखाब करना होता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये देखने को मिलती है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं की जाती, वन वे भी तोड़ रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो सामने से आती ट्रैफिक है, अगर कोई बड़ा लोडर है या रक्षा है या फिर कोई मजदा है, उसकी वजह से पीछे की सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और गाड़ियों की लंबी कतारें, और ताजर भी इरिटेशन का शिकार होते हैं, वहाँ पे जो खरीदार आते हैं वो भी इरिटेशन का शिकार होते हैं। आप क्या कहेंगे, हल क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक के मसाइल जो है ना फैसलाबाद के, वो तो मजमूई तौर पे 8 बाज़ारों में है, लेकिन कारखाना बाज़ार इस वक्त टॉप पे है। क्योंकि वहाँ पे अगर हमने कोई 1-2 मरतबा शिकायत भी की तो वार्डन आते हैं, 10-20 चलान होते हैं, तो फिर मामला वहीं का वहीं रहता है। ये चाहिए, ये एक मॉडल बनना था कारखाना बाज़ार, जिसमें हमने तावन की यकीनदानी भी पूरी कराई सीटीओ साहब को, साबका सीटीओ साहबान को। और इस सिलसिले में मैं तो ये कहूँगा कि सीटीओ साहब को चाहिए खुद कि वो विज़िट करें, हमारे पास आएँ, हम उनसे तामुन करने के लिए भी तैयार हैं। और मसला शाम के वक्त ज़्यादा आता है, 4 बजे के बाद। 4 बजे तक के बाद, क्योंकि पावर लूम सेक्टर भी सारा आ जाता है मार्केट में, और रश बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि सारा कारोबार भी वहीं पे है। और खास तौर पे कारखाना बाजार में तो अगर बाइक्स बाहर लगी हैं, बाइक से ज्यादा तो बंदे वहां पे खड़े हो जाते हैं फिर जी, क्योंकि वो एक मार्केट है ना, और बाहर ही खड़े होकर सारी डीलिंग होती है। तो इसलिए पहले तो हमने कोशिश बहुत की कि पार्किंग के मसाइल जो ना इस तरह हो जाएं कि पार्किंग बाहर लेके जाए, और कुछ अरसा पार्किंग बाहर गई भी है और उस वक्त तक कंट्रोल भी रहा है। लेकिन जब से फिर पार्किंग खोल दी गई है तो वहाँ पे तो ऐसे है कि वहाँ पे लोग कम और पार्किंग ज़्यादा है। इतना मुश्किल पैदल चलना भी हो जाता है शाम के वक्त से लेकर 8 बजे तक कि हमारे लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वैसे आपको नहीं लगता कि चलान जैसे आप कह रहे हैं 15-15, 20-20 होते हैं, इसके बावजूद नहीं लोग हटते? नहीं लोग हटते। तो घंटा घर के 8 बाजारों के लिए कोई स्पेशल टास्क तैयार कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो चलान हो ना वो 5000 का हो। बिल्कुल 5000 का जिस बंदे का, लोडर का एक बार चलान हो जाएगा ना, वो कभी हिम्मत नहीं करेगा कि अब भी इस वक्त भी पता क्या है जी, ट्रक का लेके आते हैं ट्रैफिक वाले,
और मोटरसाइकिलें उठा के ले जाते हैं। लेकिन कोई भी आदमी वहां पे 200-500 रुपया देते हैं और मोटरसाइकिल ले आते हैं। वो कहते हैं चलो महफूज होगी, कोई बात नहीं, शाम को ले लेने पार्किंग के जाते भी तो हुए। 50 देने थे, 100 50 नहीं देने, 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके लिए कोई खुसूसी हल जो है ना वो बैठ के निकालना चाहिए। देखें दुनिया भर के अंदर अगर फजील बात की जाए दूसरे मुल्कों में, तो दो चीज़ें वहाँ पे बहुत होती हैं। एक तो चालान जब होता है तो वो भरपूर करते हैं, और चालान होने के साथ साथ ज़्यादा कीमत का जब चालान होता है साथ में पॉइंट्स भी कट करते हैं जी। यानी आपको 5 या 8 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और हर मिस्टेक के हिसाब से आपके पॉइंट कट किए जाते हैं और अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है जहाँ पे आके वो आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम अभी राइज नहीं किया गया, लेकिन होना चाहिए। इससे ये कि जब तक यहाँ के लोगों को खौफ नहीं किसी चीज़ का होगा ना, मेरा नहीं ख्याल मोती साहब के ये मामला बेहतरी की तरफ जाते नजर आते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं जा रहे जी बेहतरी की तरफ, क्योंकि लाइसेंस का जो मसला है ना वो तो कोई भी नहीं देता। अगर कापी मिल भी जाती है तो कापी उसी वक्त 500 रुपये जुर्माना और ले आओ। अच्छा, इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन से हट के बात की जाए, कारखाना बाजार में एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है वहाँ के वायर्स जो लटकते हुए गलियों के अंदर और मेन बाजार के अंदर आग लगने का खदशा है, जानी और माली 2-3 मरतबा हो भी चुका है, 2-3 मरतबा हो भी चुका है ऐसा, यानी लाखों करोड़ों का माल जल चुका है जी। और इसके बावजूद जो है ना वो बिजली का जो निज़ाम है ना वो भी बिल्कुल सही नहीं है। वैसे ही तारें लमक रही हैं, टेलीफोन का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक दफा सिटी 41 ने खबर चलाई थी तो उस पर मुतहरक भी काफी हुए थे जी। वो फेस्को वाले आगे डंडे सोटे लेके और तारें ठीक कर रहे हैं, वो बस लेकिन फिर मामला वहीं का वहीं दिखावा, एक बस दिखावा, मतलब क्या करेंगे, बिखरी तारों को टाई लगा देंगे, ठीक है ना, और थोड़ा साइड पे कर देंगे। हमारे बताने का, तनकीद करने का, आपको पॉइंट आउट करवाने का फेस्को हुकाम को यहाँ पे मैं मुखातिब करके कहना चाहता हूँ, मकसद ये होता है कि आप उसका मुनासिब बंदोबस्त करें। जनाब, एक टाई लगाने से उसकी लाइफ कितनी 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन के लिए वो कहीं साइड पे लग जाएगी, दोबारा बाहर आएगी। इसका कोई परमानेंट हल आपको देखना होगा। वहां पे यकीन जानिए, मेरे साइड से भी मोटे मोटे तारों के गुच्छे जो हैं वो बने हुए हैं, एक वायर भी जो नंगी रह जाती है और स्पार्क कर जाए दूसरी के साथ, आप यकीन जानिए जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान के साथ साथ। और अगर वो तार नंगी जो है किसी दीवार के साथ या खंबे के साथ लगी है तो किसी शख्स को भी चलते राह जाते को शॉर्ट पड़ेगी और वो अपनी जान से हाथ धोता रहेगा। हालांकि खंबे का जो सिस्टम है ना वो सारे ही गलियों में हो गए, कारखाने बाजार मेन में कोई खंबा नहीं है। वो इसके बावजूद दीवारों के साथ जो है वो ज्यादा डेंजरस है। लेकिन उसका निज़ाम इन्होंने बनाना था कि वो उसको बंद करके ना वो एक पाइप में तो वो उसमें देना था या अंडरग्राउंड करना था, लेकिन अंडरग्राउंड करना चाहिए। हाँ जी, वो सिस्टम है सारा, ये इसी सिस्टम के तहत जो है ना पुराना सिस्टम चला था, तो उसमें यही था कि ये हमने अंदर लेके जाने हैं जी जो ट्रांसफार्मर है और इनका अंडरग्राउंड सिस्टम बनाना है। लेकिन कोई अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं बना जी, कुछ भी नहीं, वहीं का वहीं, वैसे का वैसे ही है। कभी आपकी ताजर तंजीमें इकट्ठे होकर फेस्को चीफ के पास नहीं गए कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, आपका काम बस है, ऐसे ही है, ये जो बयानबाजी कर दी बस इतना ही काफी है, इतना करके लोग मुतमईन हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया जी। वैसे फजील आप क्या कहेंगे, कुछ ताजरों ने यह भी कहा था अगर ना किया तो हम एहतजाज करेंगे। देखें, वो तो एक सिर्फ सुनाने की हद तक था कि चले कुछ किसी तरह मान जाएं। ये आपको पता होगा रेल बाजार में 2 दफ़ा ये वाकया हो चुका है, स्पार्क हुई हैं तारें, करोड़ों का नुकसान हुआ है, आग लगी, लेकिन उसके बावजूद फिर वो जिसका नुकसान होता है पता तो उसको ही होता है, साथ में लोग बस उसके 1-2 दिन के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं बात को। और ये तो अब देखें कि जो आप सर्विस किसी को दे रहे हैं, फेस्को सर्विस दे रहा है, वो चार्जेस ले रहा है अपने कंज्यूमर से, उसका ये हक बनता है कि उसको मुकम्मल तौर पर वो प्रोटेक्शन भी दे, जो चीज़ उसको दी जा रही है उसकी प्रोटेक्शन फैसिलिटीज दे, फैसिलिटेट करे, लेकिन कुछ भी नहीं है। और अभी ये देख लें, आपके ऐसे वाकयात कई दफ़ा हो चुके हैं। लेकिन और अच्छा फजील, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया पेश आए, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब वो तो गया ना जान से, जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हाँ जी, किसकी ये एक जान मरतबा घंटाघर में ये आइसक्रीम वालों के आग लगी, कोई नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ।
बिल्कुल कोई बात नहीं ये ठीक कह रहे हैं। और वो आग पहली मंजिल पे थी। हाँ जी। और बेतहाशा उसने इर्द गिर्द की कपड़े की दुकानों को भी लपेट में लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया। 41 ने वहां पर लाइव कवरेज भी की थी। काफी और कवरेज की बहुत थी। बड़ी आग थी जो लगी थी वहां। वो देख लें कि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने की जिम्मेदारी जान नहीं ली। चली गई। वो मजदूर था, पता नहीं उसके पीछे एक खानदान था खाने वाला, तो मतलब कोई भी नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। अच्छा, एक मजदूर की वहां पे जान भी गई थी। हाँ जी। और उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं, ठीक है कोई ना? भी नहीं। और वहां पे तो बिल्डिंग्स कुछ ऐसी हैं, जगह बहुत तंग तंग हैं, अगर अचानक आग भड़क जाती है आपको तो निकलने का मौका भी नहीं मिलता। निकलने का बिल्कुल मौका सही नहीं है। मिलता। और खास तौर पे एक और चीज फजील मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगा, घंटाघर की गलियां बहुत तंग हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी गली में, किसी मकान में, किसी शॉप में आग लग जाती है तो नाज़िन मैं यहाँ पे आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि घंटाघर की गलियों में फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। और बिल्कुल, वहां ये पे बात। आग को बुझाने का सिस्टम ही मौजूद नहीं है। यानी अगर आग लग जाती है तो सिर्फ और सिर्फ उसे सुलगते हुए उस बिल्डिंग को देखा जा सकता है। उसे बुझाने के लिए कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए जा सकते। ना तो वहां गाड़ी अंदर दाखिल हो सकती है और ना ही इतनी दूर पाइप जो है वो जा सकता है। गलियां इतनी तंग तंग और पेचीदा है। अंदरून है ना शहर का, अंदरून का सिस्टम वो पुराना ही तर्ज अमल पे बना हुआ है, जैसे लाहौर का भाटी गेट वगैरह है और अंदरून का एरिया है, उसी तरह घंटाघर की अंदरून की गलियां भी मौजूद हैं। तो हम इंतजामिया से यही दरख्वास्त करेंगे, खुदारा होश के नाखून लें, किसी के जानों और माल के नुकसान होने से पहले इन मामलात को बेहतर करें, ताकि शहरी जो हैं वो इन मसाइल से दो चार जो हैं वो निकल सकें इससे। तो बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद यूसुफ साहब आज के शो में आने के लिए। फजील आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है और अगर आप चाहते हैं प्राइम हेयर क्लब से हेयर स्टाइल बनाएं तो उसके लिए आपको जना कॉलोनी जाना होगा। और ड्रेसिंग मेरी जो है डैन स्टीवंस बाय साहब जी की तरफ से की गई है। तो चलते हैं किचन में, क्योंकि हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं कि आज किचन के अंदर हमारे शेफ यूके हमें क्या बना के खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं? सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और आज क्या बना रहे हैं? क्यूब कटिंग्स में हमारे पास चिकन मौजूद है, अनियंस कट हैं और साथ में वेजेस भी मौजूद हैं, मसाला जात भी काफी कुछ डिफरेंट बनने जा रहा है। आज जलफ्रेजी बनेगा सर। जलफ्रेजी बनाएगा, ठीक है। क्रीमी जलफ्रेजी बनाई जाएगी क्योंकि क्रीम भी मौजूद है ना? क्रीम ऐड करेंगे सर, क्रीम लास्ट पे ऐड की जाएगी। जनाब आज जलफ्रेजी बनाने जा रहे हैं। जो देसी फूड लवर्स हैं वो आज काफी गौर से हमें देखेंगे, क्योंकि जब सर्दी आती है खाबे तो फिर खाने होते हैं ना लोगों ने जाने। और हमारा कैमरामैन हसन है, उसके मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया और वो वेट कर रहा है कि कब इसे तैयार किया जाए। तो जनाब मैं चाहता हूँ रेसिपी आप बताएं कि किस तरह से इसे तैयार किया जाएगा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए जाएंगे, इस हवाले से। हमारे पास चिकन ब्रास्ट के क्यूब है सर, हाफ केजी, और ऑनियन है, इसकी क्यूब करना है। टमाटर है, इसकी भी क्यूब करना है। येलो और रेड कैप्सिकम है, इसकी भी कटिंग जी सेम इसकी क्यूब कटिंग होगी। और इसका टेस्ट है कसूरी मेथी लास्ट पे लगाएंगे। कसूरी मेथी जनाब आप चाहते हैं ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में बनाएं और वही टेस्ट आए जी जो रेस्टोरेंट में आता है। तो उसके लिए हम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स आपको बता रहे हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जलफ्रेजी जरा मुनफरिद इसमें होगा हाफ टी स्पून होगा ब्लैक पेपर सर, हाफ टी स्पून होगा साल्ट, ठीक है, और हाफ टी स्पून होगा हल्दी, और गरम मसाला होगा हाफ टी स्पून, ठीक है। सूखा धनिया होगा वो भी हाफ टी स्पून। सूखा धनिया भी यूज किया जाएगा इसके अंदर। जो कलवंजी और कस्तूरी मेथी ये हम लास्ट पे लगाएंगे। जो अच्छा, कलवंजी तो वैसे सेहत के लिए भी काफी बहुत जबरदस्त चीज है सर, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर हंडिया के अंदर थोड़ी सी कलवंजी लाजमी ऐड करें। इससे टेस्ट भी डेवलप होता है, आपकी सेहत के ऊपर भी बड़े मुस्बत असर है सर। ठीक है। और जो हमारे पास मिला पैक क्रीम है सर, इसको हम लास्ट पे लगाएंगे। जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी सर, उसके बाद लास्ट पे लगा के उसके ऊपर अच्छी तरह बुनाई कर देंगे, जरा टेक्सचर को इम्प्रूव कर देंगे ताकि देखने वाला जो है हमारे प्रेजेंटेशन से पहले पता चल जाए कि जनाब आज कोई चीज तैयार। इसमें हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे सर, ग्रीन चिली ऐड करेंगे और अदरक भी होगा। लेमन ऐड करेंगे हम, लेमन लास्ट पे ऐड करेंगे गार्निश के लिए, और अदरक
लास्ट पे ऐड करेंगे। और अगर आज अच्छा ना तैयार किया तो ये छुरा मेरे हाथ में है, देखना। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास चिकन कितना मौजूद है? हाफ केजी है सर। हाफ केजी चिकन के लिए हम ये रेसिपी बता रहे हैं जो आपको बताई। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे? जी सर, ऑयल के अंदर से इसको फ्राई करेंगे। ऑयल किस में फ्राई करेंगे हम? गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे सर। जनाब गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर इसे फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे कुदरती अज्जा और हफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को दोबाला किया जाए। इसके अंदर आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद होता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई आपके इस ऑयल के अंदर मौजूद होता है। ये विटामिन का ब्लेंड आपकी सेहत पे बड़े मुस्बत असरात डालता है। और अगर आप बाजार पे जाए और आपको किसी भी ऑयल को चूज करना हो तो सबसे पहले बिना कुछ देखे रैक से गोल्डन कुकिंग ऑयल उठाएं और घर पे लाएं, खाने की लज्जत को चार चांद लगाएं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा स्टेप क्या होगा? हमारा पहला स्टेप है सर चिकन को हम फ्राई करेंगे। चिकन हम फ्राई अच्छा, कढ़ाई के अंदर करेंगे या इसके अंदर? कढ़ाई के अंदर कर लेंगे। ठीक है, कढ़ाई को जनाब मैं ऑन करता हूँ और इसमें हम जो है वो चिकन को तैयार करेंगे। और शेफ जो हैं उनकी मैं हेल्प भी कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, इसे धीमी आंच पे पकाएंगे या जरा तेज? धीमी आंच पे पका लेंगे सर। धीमी आंच पे पका लेंगे। अच्छा, मोस्टली जो हमारी जो ट्रेडिशनल फूड्स होती हैं वो धीमी आंच पे पकाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि टेस्ट जो डेवलप होता है वो हल्की आंच के ऊपर ही होता है। अच्छी तरह उसका फ्लेवर जो निकल जाता है। तेज आंच पे हाफ डन हो जाती है, अंदर ऊपर से हो जाती है, हाँ, ऊपर से कुक्ड हो जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम के आप जब टर्किश फूड की तरफ जाएं और वो तवे पे जो तैयार करते हैं वो तेज आंच पे होता है। वो बाहर से जरा पका लिया जाता है, अंदर से थोड़ा थोड़ा जानबूझ के कच्चा रखा जाता है। स्टेक्स भी कुछ ऐसे होते हैं और चांपें भी कुछ इस तरह की तैयार की जाती हैं जो अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाए, बाहर से उन्हें अच्छे से कुक कर लिया जाता है। मुख्तलिफ टेस्ट होता है ना, और हर डिश की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जनाब, इसमें ऑयल ऐड किया जाएगा अभी। तो जनाब आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया गया है। और ऑयल को कितनी देर के लिए गर्म किया जाएगा? 2 मिनट लगेंगे सर इसको। 2 मिनट मेरा ख्याल है ये तो अभी से गर्म हो गया और फुदकना शुरू कर दिया इसमें। और इसमें 2 मिनट जरा गर्म करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को पकाएंगे इसके अंदर। नहीं सर, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमारा जो कैप्सिकम है, टमाटर है, ऑनियन है, इसको हाफ डन करना है। हाफ डन करेंगे, जिसमें जो इसकी जो रेसिपी है उसमें हाफ डन ही होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज है जो आपने बताई और ऑडियंस को इस चीज का नहीं पता होता। रेस्टोरेंट स्टाइल में जब जलफ्रेजी को तैयार किया जाता है, सब्जी को मुकम्मल तौर पे कुक नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, क्योंकि हाफ डन किया जाता है, आधा पकाया जाता है और आधा कच्चा छोड़ दिया जाता है। इससे टेस्ट बड़ा इंप्रूव होता है। जी, तो मेरा ख्याल है अब चिकन जो है वो ऐड किया जाए इसमें। और हम जो है चिकन ऐड करेंगे इसमें और ऐड करके इसे फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद जो है इसमें दीगर चीज़ें डाली जाएंगी। तो ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। मेरा ख्याल है अब इसमें चिकन जो है उसको ऐड कर दिया जाए ताकि हम इसे फ्राई करें। तो माइक मैं पकड़ता हूं और चिकन जो है वो इसमें डाल दिया गया है। और चिकन जब तक वाइट नहीं हो जाता आप इसे अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका जब तक टेक्सचर चेंज नहीं होता आपको पता नहीं चलेगा कि ये पका है नहीं पका। तो पकने की सबसे बेहतरीन अलामत जो मुझे तो शेफ्स ने समझाई है वो ये होती है कि चिकन को ऐड करें जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता, इसे पकाते चले जाएं। और वैसे भी जब आप डालेंगे आपको फील हो जाएगा इसके टेक्सचर से। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा? इसके बाद हम चिकन को निकाल के सर इसका जो ऑनियन है उसको, ग्रीन कैप्सिकम होगा, टमाटर होगा, उसको हाफ डाउन करेंगे। ठीक है, हाफ डाउन करने के बाद सेपरेट रखेंगे। इसके बाद हम चिकन में, मतलब ये है कि चिकन को पहले बनाने के बाद बाहर निकाल लिया जाएगा। जी। फिर किसी के अंदर नहीं होगा सर। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। वेजीज जो है उनको अलग से बनाया जाएगा। उसको अलग से हाफ डाउन करेंगे, हल्का सा सोते करेंगे। उसके बाद हम उसको टेस्ट लगाएंगे, चिकन के अंदर टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल अच्छा, वैसे इसमें वो चिकन पाउडर नहीं यूज किया जाएगा? सर, चिकन में चिकन पाउडर यूज नहीं करते। अच्छा, मोस्टली डिशेज में तो वैसे आप कर रहे थे पीछे चिकन वगैरह, चिकन पाउडर ये कहा जाता है कि वो चाइना साल्ट की जगह यूज किया जाता है। चाइना साल्ट तो नहीं सर, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें नहीं यूज होता सर। अच्छा, ये रेसिपी नहीं है इसकी? इसमें मिर्च भी नहीं है सर। इसमें मिर्च भी नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। ग्रीन चिली के साथ हम बनाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको स्पाइसेस खाने में बहुत पसंद होते हैं, लेकिन स्पाइसेस खाएं, मैं यहाँ पे यही दरख्वास्त ऑडियंस से करना चाहूंगा, लेकिन उसमें जो कि आपकी सेहत को नुकसान ना दे। और सेहत को जब नुकसान देंगे उससे क्या होगा
कि आपके मैदे में अल्सर भी बन सकता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि आज जो हम डिश तैयार कर रहे हैं उसमें किसी किस्म के स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और इसमें ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, उसके बाद ग्रीन चिली इसमें डालेंगे। ठीक है, ग्रीन चिली जो है वो इसमें डालेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे वेजिस को हाफ कुक करेंगे जी, और जनाब बनाएं आप फिर, और थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद नाज़रीन। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और वफाकी पार्लिमानी जो रेलवे के सेक्रेटरी भी हैं। तो वेलकम करते हैं फारूक हबीब साहब आपको शो के अंदर। और मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ ऑन अ लाइटर मूड भी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, पहले तो सबसे पहला सवाल जो इस वक्त के ताजर, हमारे शहरी और सिर्फ फैसलाबाद नहीं, इसके गिरदोनवा के लोग भी कर रहे हैं, वो है पिंडी पट्टियां टूल प्लाजा जो है वो वहाँ पे तैयार किया गया, उससे बड़े मसाइल जन्म ले रहे हैं। आपने बड़ा एक अहम सवाल किया और इससे मुतल्लिका मैं समझता हूँ कि वाकई लोगों के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है। और जो इसका हकीकतन मामला ये है कि जो नेशनल हाईवे है, जिसको हम NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, NHA कहते हैं, वो अपने टोल प्लाजा जो है वो नीलाम करता है हर साल। चूँकि ये मोटरवे हमारी जो है वो M4 डिक्लेयर हो चुकी है, जो पिंडी भटियां था मुल्तान है, और जो हमारा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है इसको हम जो है M2 कहते हैं। तो लास्ट ईयर जब ये PMLN की गवर्नमेंट के अंदर, जब हमारी हुकूमत आने से पहले यहाँ पर टोल प्लाजा बन रहा था, तो इसका जो ठेका था इस टोल प्लाजे का वो FWO के पास था, यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के पास। पिंडी भटियां मुल्तान का भी उनके पास था और जो मेन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसका भी उनके पास था। तो उस वक्त जो है वो एक इंटरम अरेंजमेंट ये हुआ कि चलें, ये तो दोनों साइड्स के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले हुए हैं, तो लिहाजा आप जो है वो अपना टोल एक जगह पे ही कलेक्ट कर लें, या आप लाहौर कलेक्ट कर लें या आप इस्लामाबाद कर लें। इस बार मैं उसे कहूँगा कि बदकिस्मती कह लें, क्योंकि ओपन टेंडर होता है, ओपन कंपटीशन है, तो टोल प्लाजा तो यहाँ पर है, जो कि जब लास्ट मोटरवे जब बनाई गई PMLN के दौर के अंदर, तो यहाँ पर एक टोल प्लाजा बनना था इस मोटरवे का अलग से। तो यहाँ पर वो अब जीत लिया किसी और पार्टी ने, तो वो आके यहाँ पर अपना टोल कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब ना सिर्फ इससे मैं समझता हूँ कि हमारे फैसलाबाद के आम शहरी जो हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि ये फैसला ख़ास तौर पर फैसलाबाद के लोगों के लिए, जब साइयावाला से या सरगोदा रोड इंटरचेंज से या कमाल, ये जो हमारी मिल्लत टाउन वाला इंटरचेंज है, यहाँ से चढ़ते हैं, तो हमारी एंड डेस्टिनेशन पिंडी भटियां नहीं है, हमारी एंड डेस्टिनेशन यहाँ लाहौर है, या इस्लामाबाद है, या पेशावर है। तो हमें जो चढ़ते साथ आगे 15 मिनट बाद फिर एक लंबी कतार का जो है वो सामना करना पड़ता है। इस मामले को हमने टेकअप किया हुआ है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने, पहले भी हमने इसको टेकअप किया था, और हमें अपने जो शहरी हैं उनकी दिक्कत का, मुश्किल का भी यकीनन जो है वो अंदाज़ा है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो सोल्यूशंस के ऊपर काम हो रहा है। अब इसके ऊपर यहाँ तो ई-टैक्स सिस्टम जो है वो मुतारफ हो जाए, ताकि लोगों को लंबी कतारों में ना लगना पड़े, क्योंकि जब आप मैनली वहाँ पर टोल कलेक्ट करते हैं तो लामहला वहाँ पर जो है वो लाइंस लगेंगी। चूँकि ये भी एक मोटरवे, आपकी ज़ाहिर बात है, जब वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो M4 जो आपका बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो पेमेंट्स हैं वो भी आपने अदा करनी है, क्योंकि ये वो तमाम मोटरवे होती हैं जिनका ऊपर या तो आपने लोन लेके बनाई होती हैं, या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की बुनियाद के ऊपर ये बनी होती हैं, तो उसके ऊपर टोल तो उन्होंने कलेक्ट करना है। अब इशू ये आ जाता है कि अगर आगे जाके टोल देंगे तो FWO और इसके साथ कौन हिसाब करेगा। तो उसके हवाले से हमने कुछ तजावीज़ दी हैं कि आप जदीद टेक्नोलॉजी का जो है वो अब इस्तेमाल करें, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए इसको अपग्रेड करें। तो उसके ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और NHA जो है वो काम कर रहा है, और कोशिश उनकी होती है कि कतार जो है वो कम से कम लगे, लेकिन ज़्यादा मुश्किल हमें वीकेंड्स पे आती है, जिस तरह जुम्मा, हफ्ता, इतवार, लोग घरों को आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं, कुछ शादियों का सीज़न है, तो उस दौरान मुश्किल का सामना है। लेकिन इसका बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह सोल्यूशन निकल आएगा। अवामी नुमाइंदे भी जो है वो आवाम की आवाज़ बन के इसको उठा रहे हैं। अच्छा, आपने क्या तजावीज़ दी जो हमारे MP MNAs हैं, उन्होंने कोई सर जोड़ के हालात काम तक? इसमें देखिए, पहला जो बुनियादी हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालबा तो यही था कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। हाँ, ये मैं चाह रहा हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर दें।
जब जो तफसील मैंने आपको बताई वो हमें, जब हमने उसको डीपली देखा, अथॉरिटी से बात हुई, तो उन्होंने हमें ये बताया कि पहला मामला जो है वो एफडब्ल्यूओ के दोनों जो रोड्स के टोल थे वो एफडब्ल्यूओ के पास थे। अब एक और पार्टी आ गई, क्योंकि ओपन टेंडर सिस्टम है, कोई भी जाके बिड देगा उसको वो टोल का टेंडर जो ज्यादा बोली देगा उसको वो मिल जाएगा। लेकिन सर हुकूमत का ये काम है ना, उसमें ये है, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि सिस्टम को अब अपग्रेड कर रहे हैं, एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे एक कंप्यूटराइज सेटअप हो जाए कि अगर एक बंदा साइयां वाला से पर्ची लेके चढ़ता है तो उसका टॉल जो है वो जिसके पास भी होगा, वो इस्लामाबाद जाता है, लाहौर जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो उस पार्टी के अकाउंट में चला जाए। तो वो इस किस्म का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो ये दिक्कत का हमें सामना है वो बहुत जल्द जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कोई ना कोई हल इसका बिल्कुल लाजमी किया जाएगा। कुछ यूं भी किया जा सकता है कि 1 किलोमीटर की सड़क जरा चौड़ी कर दी जाए, टूल प्लाजे ज्यादा बना दिए जाएं। नहीं, वो तमाम जितने ऑप्शंस हैं ना उसके ऊपर काम हो रहा है। और आपने पहले देखा होगा जिस जब ये बिल्कुल शुरू हुआ उस वक्त बिल्कुल बुरे हालात थे। नहीं सर, अभी भी और अभी है जगह, मैं तो खुद गुजरता हूं ना वहां से, मेरा तो रास्ता है वो गुजरने का रास्ता है, तो मुझे पता है वहां पर जो हालात हैं। और आप लोग भी अपडेट करते हैं, बाकी लोग भी बताते हैं, और सबसे ज्यादा शायद मैसेजेस भी मुझे ही लोगों के आ रहे होते हैं, वीडियोस बना के दे रहे होते हैं, और हम भरपूर तरीके से वही चीज़ जो है वो आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इसके ऊपर और किसी जगह के ऊपर शायद इतना मसला नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है। इसी तरीके से आजकल एक और जगह पे मामला बना हुआ है, वो हमारा जब से सियालकोट रिंग रोड बना है तो लोग कालाशाह काकू भी जाते हैं, तो वहां भी आजकल एक लंबी कतार लगना शुरू हो गई, क्योंकि लाहौर को जाने के लिए वो एक नया रास्ता बना है, तो बहुत सारी ट्रैफिक उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो जब मैं समझता हूं कि इस किस्म की प्लानिंग हो रही होती है तो फिर उस वक्त ये भी देखना चाहिए कि इसमें आगे आवाम का ट्रैफिक फ्लो कितना है, क्योंकि मोटरवेज अब जो है वो लोगों के लिए एक फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से लोग अपना ज़राए अबलाग के लिए आने जाने के लिए ये सड़कें यूज करते हैं। अच्छा, फैसलाबाद के हवाले से क्या कहेंगे? तरक्याती कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फैसलाबाद के लिए? सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मतलब वजीर आजम साहब आते हैं तो एक रात में ही सड़क तैयार हो जाती है, और जब वो जाते हैं तो फिर वही बुरे हालात। कोई मुनासिब हिकमत अमली नहीं नजर आती। हनान, इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। देखें, पहला तो मामला ये है कि जब पंजाब हुकूमत है उसको जब हुकूमत संभाली तो पहले ही खजाने के ऊपर जो है वो 1300 अरब रुपए का बोझ था, 1300 अरब रुपए का डेफिसिट था जो कर्जे लिए हुए थे पिछली हुकूमत ने। और उसके साथ साथ जो एक और इशू था इनको, अब आप देखें कि जो हमारा सूबा पंजाब है इसका पीएसडीपी के अंदर शेयर इस साल जो है वो 40 अरब रुपया इनको मिला है, और एडीबी के अंदर आपकी नॉन डेवलपमेंटल बजट्स हैं, फिर पिछली हुकूमत के जो शुरू किए हुए मंसूबे हैं वो मंसूबे हैं। आज आप देखें कि कश्मीर पुल अंडरपास जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर मेरे से आप पूछें कि उसका सोल्यूशन क्या था, क्योंकि हमारी हुकूमत में आने से पहले का वो प्रोजेक्ट था, 20 लाख रुपया पड़ा हुआ था और उसको आपने बगैर सोचे समझे उसको स्टार्ट कर दिया। और उस तरह फंड्स जो हैं वो शायद गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंटल फंड्स उस तरह शायद मौजूद नहीं है, लेकिन चले खैर वो मुकम्मल हो गया, लेकिन उसकी जगह शायद वो किसी और जगह उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन अब आप देखें कि 13 अरब रुपए का पैकेज जो है वो मंजूर हो चुका है, और जो शहर की हमारी जितनी रोड हैं, जिस तरह शहर की हमारी जो मेन बड़ी शाहराएं हैं जिसमें आपकी समुद्री रोड है, सत्याना रोड है, जनावाला रोड है, सरगोदा रोड है, इसी तरीके से आपका झंग रोड है, ये तमाम रोड्स जो हैं वो ना सिर्फ म्यूनसिपैलिटी की हदूद में बल्कि आगे जहां तक ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की हदूद तक हैं, उन तमाम रोड्स के लिए 4 अरब रुपया हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर मंजूर किया है। और अच्छा, ताजर आए थे वो एडीपी का हिस्सा बन गया। दूसरी तरफ जो है 4 अरब के अलावा 9 अरब रुपए का और पैकेज है जो हमारा शहर का वासा। अब आप देखें कि वासा का क्या आलम था कि भर्तियों पे भर्तियां की हुई थी, और 400 के करीब ऐसे सीवरेज के मुलाजमीन थे कि जो कभी नजर ही नहीं आए, गोश्त तनख्वाहें ले रहे, गोश्त मुलाजमीन थे। और मुझे अभी एमडी ने ये बात बताई, हालिया दिनों में मैंने विजिट किया तो उन्होंने कहा कि हमने 650 सिवरमैन जो है वो हाजिर कर लिए हैं जो ऑन ड्यूटी है, और ये पहली बार हुआ है कि इतने सिवरमैन जो है वो नजर आए हों, क्योंकि जब टेकअप होता है फिर इधर से यहाँ से इनके जो एसडीओस थे, इंजीनियर लेवल के लोग थे, वो ट्रांसफर करा के कोई लाहौर एलडीए में काम कर रहा था डेपुटेशन पे, कोई पिंडी में काम कर रहा था, कोई एफडीए के अंदर गया हुआ था। अब जो वासा के पास तो ये तो टोटल टेक्निकल काम है ना, सिविल इंजीनियर होगा, एस्टीमेट्स लगाएगा, कहाँ सीवरेज लाइन लगनी है, कहाँ साफ पानी का काम होना है,
कितनी गहरी लगनी है, कितने फुट की है, कितनी डिमांड है, ये तमाम चीज़ों का जायजा उन्होंने लेना है इंजीनियर ने। तो यही वजह थी कि हमें एकदम जो है वो पिछले बरसात के अंदर एक बहुत सवीयर प्रॉब्लम आई। उसका अब हमने कंप्रीहेंसिव प्लान बनाया। जो इनका सफाई का निज़ाम था उसको ड्रेनें क्लियर कराई, सफाई का निज़ाम कराया, जहाँ कहीं नई लाइंस डलनी थी उन नई लाइंस के ऊपर काम शुरू हुआ है। तो 4-4.5 अरब रुपए का हमारा जो है वो वासा का भी पैकेज है, वो भी इंशाल्लाह एडीबी के जरिए जो है वो फंड्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बहुत जल्द यहाँ पर तेजी से आप देखेंगे कि तरक्याती काम होता नजर आएगा, डेवलपमेंट होती नजर आएगी। इस डेवलपमेंट में के अंदर अगर आप पार्किंग के मसाइल को भी हल करने के लिए कोई सिस्टम ले आए, पार्किंग प्लाजा तामीर करवा दिया जाए। आपसे पहले ताजिर यहाँ पे बैठे थे, उनका कहना था फरक हबीब हमारे बाजारों के अंदर भी आए थे, उन्होंने विजिट भी किया था और यकीन दहानी इस चीज की करवाई थी, मसाइल को हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं। देखो हनान, अगर आप मेरे से पूछो तो ये जो हमारे 8 बाजार हैं ये यकीनन हमारा बिजनेस सेंटर है। हमारे ताजर हजरात भी सुन रहे हैं इसको। बेसिक तो जो है, अब अगर इसकी ट्रैफिक फ्लो का संभालना है, हमारा मसला ये है कि हम इतने बड़े चौधरी हो चुके हैं कि हम कहते हैं कि हमने अपनी दुकान के दरवाजे के ऊपर उतरना है, गाड़ी वहीं पे लगानी, गाड़ी भी वहीं पे लगानी है, मैंने मोटरसाइकिल भी वहीं पे खड़ी करनी है और हमने नहीं देखना ये गुजर गया है। या आप अगर आज कचहरी बाजार चले जाएं तो वहां पर 3 लेयर, इतना बड़ा बाजार है, 3 लेयर आपको ट्रैफिक नजर आएगी। ये हमारे जो 4 बाजार हैं, डिज़ाइन इस तरह है कि चाहे जिसमें कचहरी बाजार शामिल है, इसके अंदर हमारा कारखाना बाजार शामिल है, इसके अंदर हमारा अमीपुर बाजार शामिल है, इसके अंदर हमारा झंग बाजार शामिल है। ये 4 बाजार तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत खुले हैं और बाकी 4 जो हैं दीगर, जिसमें चनियोड़ बाजार, मिंटगुमरी बाजार आ जाए, आपका रेल बाजार आ गया, बुहाना बाजार आ गया, ये उससे निस्बतन थोड़े छोटे हैं, नैरो हैं, लेकिन बाकी तो बहुत खुले हैं। तो वहाँ पर जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो यही हमारे शहर के भाई हैं, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमारे अजीज़ हैं और शहर की जो हमारी इकॉनमी है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। तो उनकी तरफ से जो है वो फिर एक मुज़ाहमत का सामना भी आता है, एक उनकी तरफ से आप समझ लें तनकीद का सामना भी आता है। तो मैं समझता हूँ इसका मिल बैठ के सोल्यूशन निकालना है। पार्किंग प्लाजा अगर बनेगा तो उस वक्त भी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं इनको थोड़ा चल के आना पड़ेगा। बना देते हैं पार्किंग प्लाजा और फिजिबल भी है, उसके ऊपर काम लेकिन बनाए तो सही सुन लेना, उसके ऊपर काम भी हुआ है और लेकिन ये है कि उसके ऊपर फिर ताउन भी दरकार है। और फिर ये होना चाहिए, जिस तरह देखें बाहर आप जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वहां पर आप देखें कि जो आपके बाजार हैं वहां पर लोग पैदल चल रहे होते हैं। और वैसे भी पैदल चलना जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा ठीक है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है वो आप आम नॉर्मल आदमी, आप और हमारे जैसा जो नौजवान है वो 10 से 12 मिनट में सफर कर लेता है। जो थोड़ा बुजुर्ग होगा वो 20 मिनट की वॉक आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी। और ये हमारे जो बाजार हैं इनका माहौल भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 8 बाजारों की मैं समझता हूँ और रौनकें बढ़ेंगी। अब जितना 8 बाजारों का जो कारोबार है वो ट्रैफिक की वजह से आप देखें कि शहर के इर्द गिर्द शिफ्ट हो चुका है। अब जो हमारे वहाँ पर होलसेलर है या मोबाइल मार्केट है या दवाइयों की मार्केट है या कपड़े के जो होलसेलर है तकरीबन वही वहाँ पर, या ज्वेलर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे शहर की आबादी ऐसी बन गई जो 8 बाजारों का रुख ही नहीं करती खरीदो फरोख्त के लिए। वो यहाँ डिफरेंट मॉल्स पे चले जाते हैं या डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर चले जाते हैं। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर हम वहाँ पर इस प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, मेन वाइल पार्किंग प्लाजा भी बने और मेन वाइल थोड़ा हम तामन भी करें एक दूसरे के साथ, तो ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलें जी, ये तो हम दुआ करते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल जो वो हल हो। अच्छा, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या कहेंगी? अहम शाहराहों के ऊपर भी ट्रैफिक अक्सर ब्लॉक रहती है, ट्रैफिक सिग्नल हमारे बहुत सारे खराब हैं, हम वक्तन फवक्तन उनको दिखाते भी रहते हैं टीवी पे, लेकिन हल नहीं कोई भी होता। अफसरान को मुतहरिक करने की जरूरत है। इसमें 2 चीजें हैं। एक हमारा डिपार्टमेंट है टीपा का, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको पहले यहाँ पर फाल ही नहीं था, लाहौर में फाल है, इसको फाल किया अभी और उसके तहत वहाँ पर काम हो रहा है। सिग्नल्स भी जो है वो हमारे रिपेयर होंगे, जहाँ पर नए कई सिग्नल इंस्टॉल होने वाले हैं वो भी करेंगे। जो नए सीटीओ हैं वो भी काफ़ी मुतहरक अंदाज से जो है वो उनको एक्टिव हैं और लोगों के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और जहाँ पर एक तो मसाइल हैं ट्रैफिक के किसी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, दूसरा ये है कि अगर ट्रैफिक के बहाव को अगर सिस्टमेटिकली कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतर नजर आएगी। पीडीएम के हवाले से क्या कहेंगे? किस पे? पीडीएम के हवाले से देखें, पीडीएम तो मैं समझता हूँ अपने अंजाम को खुद पहुंच चुकी है। देखें, 2 चीजें हनान बड़ी अहम होती हैं किसी भी मूवमेंट के हवाले से। पहली चीज होती है कि उस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है। अब लीड वो लोग कर रहे हैं
जिनके ऊपर खुद करप्शन के केसेस हैं, और लीड वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने कोलोफेल में तजाद है, और लीड वो लोग कर रहे हैं जो एक दूसरे के सख्त तरीन दुश्मन हैं। यानी इनका कोई इंतखाबी इतिहाद नहीं है, और सिर्फ एक 1 पॉइंट इतिहाद है। वो इतिहाद ये है कि करप्शन तुमने भी की है, करप्शन हमने भी की है, तो लिहाजा मिल के जो है वो अब्बू बचाओ मुहिम चलाएं। दोनों तरफ अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। मुझे आप ये बताएं कि हनान, आपने यहां पर आज आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, एंकर हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका कोई तजर्बा है? मैंने आपको देखा है कि आप सड़कों के ऊपर जो है वो सख्त गर्मी के अंदर माइक लेकर जो है वो रिपोर्टिंग करते नजर आए हैं। आज अगर आप यहां पर मौका मिला है, आप मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे हैं, तो आपका पीछे एक एक्सपीरियंस है। अब मरियम का क्या एक्सपीरियंस है, या बिलावल का क्या एक्सपीरियंस है? बिलावल एक वसीयत के नाम के ऊपर आकर पार्टी के चेयरमैन बन गए, और जो 60-60 साल के, 65 साल के बुजुर्ग हैं, जिनकी 40-40 साल सियासी स्ट्रगल है, वो यूं हाथ बांध के जो है वो सर झुकाए उनके हुक्म के ताबे हैं। मरियम का क्या एक्सपीरियंस है? अब मरियम को तो ये सूरत हाल थी कि कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी जो है वो अब्बा हजूर का कनेड कॉलेज में फ़ोन करवाना पड़ा, मेरिट पे नहीं आई तो प्रिंसिपल को वहाँ से हटाना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा कि वहाँ के बहुत सारे लोग ये बात जो बताते हैं, तो ना इनका एक्सपीरियंस है, और ना इनका कुछ सियासत में आने से पहले जो है वो कोई इनका, आप समझ लें, होती है ना कोई परफॉर्मेंस है, वो नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम का लाहौर जलसे में अवाम ने इनके साथ कनेक्ट नहीं किया। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे लाहौर के जलसे के ऊपर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, आज का सवाल का जवाब जिन लोगों ने दिया है, मैं उनके नाम जो है वो बताते चलूं। ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से जिन लोगों ने गिफ्ट हैम्पर्स जीते हैं, उनका नाम है सबानाज, निदा, सहरिश, फातिमा और सना। मैं फिर से उनके नाम रिपीट कर रहा हूं, सबानाज, निदा, सहरिश, फातिमा और सना। और जिन्होंने वॉचर जीते हैं बुलेवार्ड मॉल की तरफ से, उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, ताहिर इकबाल, तारिक अहमद, मोहम्मद एहसान, बासत और हैदर। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, ताहिर इकबाल, तारिक अहमद, मोहम्मद एहसान, बासत और हैदर। ये वो खुशनसीब हैं जिन्होंने बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जो है वॉचेस जीते हैं। तो बागे जना का दूसरा नाम जो है वो कंपनी बाग है जनाब, ये इन्होंने ठीक जवाब दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, फरूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है, रैपिड फायर का सेगमेंट है, और इससे पहले एक और मैं आपसे जो है वो सेगमेंट इंट्रोड्यूस आपको करवाना चाहूँगा कि मैं कोई एक लफ्ज़ दूंगा, उसको बोलूँगा, तो आपके जहन में उसे सुनते ही जो भी आएगा आप उसे एलेबरेट करेंगे। तो स्टार्ट करें जरा। मुश्किल इम्तिहान, मुश्किल इम्तिहान है। शहर फैसलाबाद, शहर फैसलाबाद, शहर फैसलाबाद जो है वो रौनक है जी, ये टेक्सटाइल के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से। तो इसको मैं कहूँगा कि हमारा एक बैनुल अक़वामी शहर बनेगा इंशाल्लाह। सियासत में भी काफी गर्मा गर्मी है वैसे यहाँ पे इस शहर के अंदर। वो तो हर शहर में होती है, लेकिन फैसलाबाद के लोग जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर भी काफी बाशऊर है। मनपसंद खाना, मनपसंद खाना जो मिल जाए खा लेते हैं। कुछ एक फेवरेट होता है ना? फेवरेट क्या होगा, फेवरेट होगी फिर आप कह लें कि मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल किसके हाथ की बनी हुई? वालदा की। वालदा की। मिसेस के हाथ का कुछ पका अच्छा नहीं लगता? वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जाहिर बात है जो वालदा के हाथ का टेस्ट है, हाँ, वो तो फिर कहीं नहीं, उसमें जो मोहब्बत, जो प्यार उसमें होता है। फेवरेट ड्रेसिंग? फेवरेट ड्रेसिंग शलवार कमीज। शलवार कमीज। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान। मनपसंद मिठाई? मनपसंद मिठाई, मिठाई का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन अब किसको नाराज करें? किसको नाराज करें? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खा लेते हैं, मीठा जब मुंह करना हो तो गुलाब जामुन का इंतखाब करते हैं। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग आगे बहुत ज्यादा। और मनपसंद डेस्टिनेशन कोई होती है ना ट्रैवलिंग के हिसाब से? मनपसंद डेस्टिनेशन क्या कहें उसको, नॉर्दर्न एरियाज, कोई फॉरेन कंट्री का कोई? हमारा मुल्क जो है वो सारे खूबसूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ जो खूबसूरती हमारी गिलगित बल्तिस्तान में है। हाँ, वो बिल्कुल। पसंदीदा मशगला? सियासत। सियासत, सियासत से के अलावा कुछ नहीं आपको पसंद? कोई क्रिकेट? वही एंटरटेनमेंट है, वही सब कुछ है। ठीक है। मनपसंद खेल? मनपसंद खेल क्रिकेट। क्रिकेट। फेवरेट सियासी शख्सियत इमरान खान के अलावा बताइएगा। फेवरेट सियासी शख्सियत इमरान खान के अलावा? फेवरेट इमरान खान के अलावा तो अब आप कह रहे हैं दुनिया में रहे, नवाब नसरुल्लाह एक अच्छे सियासतदान थे।
चलें भी थे, सुलह जो भी थे। मैं आपसे सवाल करूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। आपके पास कोरोना की वैक्सीन है, इनमें से किसी एक शख्स को अगर देंगे तो वो बच जाएगा, दूसरे में कोरोना होगा, वो अपने इम्यून सिस्टम के सर पे ये बच गया तो बच गया, वरना अल्लाह हाफिज। तो फवाद चौधरी, शिबली फराज, जुल्फी बुखारी, इंजेक्शन किसे देंगे? आपने पहले ही बता दिया है कि जिसका इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो फवाद का और जुल्फी का ठीक है, शिबली भाई को दे देंगे। शिबली साहब आपको दिया जाएगा इंजेक्शन, लेकिन जुल्फी बुखारी जो है वो अपने सहारे पे खुद कायम रहे। जिम शिम करता है, फवाद भी अभी जवान आदमी है, तो शिबली फराज को ज्यादा। शिबली फराज साहब आपको इंजेक्शन जो है वो दिया जाएगा। पीटीआई शहर फैसाबाद का टाइगर कौन है? शहर फैसाबाद का पीटीआई का टाइगर कौन है? शेख खुरम, फैजुल्ला कमोका, अजमल चीमा। शेख खुरम, फैजुल्ला कमोका और अजमल चीमा। टाइगर कौन है इनमें से? वैसे तो आप एक नाम और मिस कर गए, लेते तो मैं कहता ख्याल कास्त्रो। वो मैंने जान के नहीं ना ऐड किया, मुझे पता था उन्हीं का नाम आना, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। इन तीनों में से बताएं कि टाइगर कौन है? ये तीनों ही टाइगर हैं। तीनों टाइगर हैं? कोई एक जो जरा ज्यादा धाड़ने वाला हो जाए? सारे ही टाइगर हैं। एक देखें, उसमें यह है कि अजमल चीमा है, वो आजाद पार्टी के उस वक्त टिकट नहीं मिला है, पार्टी के ही थे, तो उन्होंने आजाद इलेक्शन जीता, तो उनको टाइगर का दे देते हैं। जनाब अजमल चीमा साहब, आप टाइगर हैं पीटीआई के शहर फैसाबाद के। शेख खुरम और फैजुल्ला का मौका आपको जरा मेहनत करनी होगी टाइगर बनने के लिए। तो आगे चलते हैं। मूवी में अगर हीरो आना चाहें तो किसके साथ आना पसंद करेंगे? मीरा जी, रीमा जी या मायरा खान? फिल्म में करनी ही नहीं है तो फिर हीरो क्यों? हाँ, लेकिन कभी जिंदगी में बन जाता है प्लान कि अगर प्लान बन गया तो इनमें से पसंद किसे करेंगे? प्रोड्यूसर कहता है। ये तो जो है वो क्या कहते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम। हाँ हाँ, प्रोड्यूसर अगर आपको कहे जब कभी ऑफर आएगी तो डिसाइड करेंगे। चले अभी बता देना, सपोज प्रोड्यूसर आपको कहता है फरूख आप जो कहेंगे इन तीनों में से उसे चूज कर लेंगे। मैंने भाई घर भी जाना है बाबा। नई शादी हुई है जनाब की, इसलिए जरा घबरा रहे, लेकिन कोई एक नाम ले दें यार। मायरा खान है, रीमा का नाम लिया। रीमा सीजन्ड हैं और काफी सीजन्ड एक्ट्रेस हैं। मायरा या रीमा? रीमा ठीक रहेगी। रीमा जी के साथ ये मूवी करेंगे फरूख हबीब साहब। अच्छा, इन तीनों में से किसके साथ मुस्कुरा के सलाम लेंगे, किसके साथ जस्ट सलाम लेंगे और किसे देख के रास्ता तब्दील करेंगे? राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान। मुस्कुरा के सलाम, जैसे अभी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे, इस मुस्कुराहट के साथ सलाम किसके साथ? मेरे ख्याल में बिलावल ठीक रहेंगे। बिलावल के साथ मुस्कुरा के सलाम लेंगे आप, और जस्ट सलाम किसके साथ लेंगे? सलाम किसके साथ लेंगे, मुश्किल में डाल दिया आपने। सलाम देखे मुसलमान है, सबके साथ ही लेना चाहिए। जस्ट मतलब इन दोनों में से पहले किसके साथ लेंगे? जो पहले नजर आ गया उससे ले लें। तो अगर दोनों इकट्ठे खड़े हैं तो किसके साथ लेंगे? राना सनाउल्लाह या मौलाना फजलुर रहमान? मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह के साथ तो बिल्कुल ही दुआ सलाम है ही नहीं है, तो फिर मौलाना साहब की नजर आ गया तो चलें। मौलाना साहब के साथ सलाम लेंगे और राना साहब के साथ रास्ता ही दुआ तब्दील सलाम किया है ही जाए। नहीं। ठीक है जनाब। किस हसीना पे शायरी लिखना चाहें तो इनमें से लिखेंगे? हरीम फारूक, महबूब शयाद, ज़ारा नूर अब्बास। मेरे ख्याल में किसी हसीना पे शायरी तो लिखनी नहीं लिख सकते, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़ारा नूर अब्बास हैं वो बुशरा अंसारी की मेरे ख्याल में नीस है। तो बुशरा अंसारी जो है वो बड़ी काफ़ी एक सीजन कॉम्पिटेंट एक्ट्रेस हैं और काफ़ी देर से इंडस्ट्री में हैं, तो उनके साथ निस्बत जोड़ लेते हैं। चलें जी, ज़ारा नूर अब्बास साहिबा, आपके ऊपर फरूख हबीब जो है वो शायरी लिखेंगे अगर कभी लिखने का मौका मिला तो जनाब जलसों के हवाले से क्या कहेंगे? पीडीएम के लाहौर का जलसा और दीगर जलसे कामयाब रहे, आपको क्या लगता है? नाकाम जलसा था जी, बिल्कुल नाकाम। देखें, बात यह है कि जो PMLN है, इन्होंने तो कभी एजिटेशन की पॉलिटिक्स की ही नहीं है। इन्होंने कभी एजिटेशन की पॉलिटिक्स नहीं की, ना इनका वर्कर उस लिहाज से ट्रेंड है। पीपल्स पार्टी का वर्कर किसी जमाने के अंदर जो है वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स का हिस्सा होता था। वो टांगे वाला, रेडी वाला, वही जेल जाता था, वही कोड़े खाता था ज़िया दौर के अंदर। उसके बाद दोनों जमातों के अंदर एजिटेशन की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी हुई। ये भाटी, लोहारी या नासरबाग के अंदर जलसा करने वाले लोग हैं, जहां पर छोटी सी जगह पे 5000 लोग जमा करें और कहें 50,000 जमा कर लिए। पहली बार जो है वो मरियम की, मैं समझता हूं कि जिद की वजह से मीनार पाकिस्तान चले गए और वहां पर जगह जगह पंफलेट बांटे, जगह जगह जाकर लाहौर में दावतनामे दिए और शदीद तरीन नाकामी। आप देखें, मैंने 2011 का PTI का मीनार पाकिस्तान का जलसा देखा हुआ है। उसके बाद 4 जलसे हमने किए हैं। जलसे आपके, मैं आपको एक बात दावे से कहता हूं, जलसे आपके बसों से या गाड़ियों में लोग भर भर के जाके नहीं भरते।
जब तक वहां पर जो है वो टूटी चप्पल वाला ना आए, फटे कपड़ों वाला ना आए, आम आदमी ना आए। बिल्कुल, जब तक आम आदमी नहीं आएगा जलसा भरेगा नहीं। आम आदमी को ये पता है कि मियां नवाज शरीफ वहां पर बैठकर रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां अख्तियार किए हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के वो जवान जो आए रोज अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। बिल्कुल जी, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से तो हमारा भी यही कहना है। वहां पर जब हम हर इस किस्म की जुबान यूज करते हैं, मुल्क से बाहर बैठ के आप पता नहीं भारत को खुश करना चाहते हैं, मोदी को खुश करना चाहते हैं। मोदी एक तरफ पाकिस्तान के बच्चों को मार रहा है, दूसरी तरफ आपको खत आ जाते हैं कंडोलेंस के। ये कौन सा रिश्ता है आपने जो पाला हुआ है? पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से बड़ी कोई चीज है? बिल्कुल नहीं है जी। और अफवाज पाकिस्तान जो हैं उनके ऊपर तो किसी किस्म का सवालिया निशान हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान कायमो दायम ही उनके दम पे है और हम हर वक्त उनके कायमो दायम रहने की ही दुआ जो है वो करते हैं। तो बहुत शुक्रिया फरूक हबीब साहब आपका आज के शो में आने के लिए। नाज़रीन, आज की डिश भी तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।